हेलो दोस्तों, मैं अंजलि यादव स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि ग्लोबल इंस्टीट्यूट में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस बहुत पसंद आ रही होंगी। कहा जाता है डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, खुद ब खुद मेरी नज़दीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग अपनी मेहनत बरकरार रखिए, मंजिल तो एक दिन आप सभी को मिलनी है, ये तो तय है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के इस क्लास में मराठा साम्राज्य को। मराठा साम्राज्य जो है इसको हम मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों में पढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास में भी पढ़ते हैं। तो इसीलिए हम मराठा साम्राज्य को दोनों मॉडर्न और जो मिडाइवल है दोनों का कम्बिनेशन होगा ये क्लास मराठा साम्राज्य को लेके। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे उस सभी को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस क्लास को। हम देखते हैं मराठा साम्राज्य को। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि मराठा साम्राज्य जो है किस वंश से संबंधित था। तो इसका आंसर हो जाता है सिसोदिया वंश। अब ये सिसोदिया वंश क्या था इसको हम देख लेते हैं कि सज्जन सिंह और सुजान सिंह दो व्यक्ति थे जो राजस्थान में रहते थे और ये राजस्थान छोड़ देते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं, जो कि सिसोदिया वंश से थे। और इसी में थे मालोजी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी थे, और शाहजी भोसले मालोजी के पुत्र थे जो शिवाजी के पिता थे। और शाहजी भोसले के दो पत्नियां थीं, जीजाबाई और तुकाबाई। जीजाबाई के जो पुत्र थे शिवाजी महाराज थे और तुकाबाई के जो पुत्र थे एकोजी राजे थे। तो इसमें हमको पढ़ना है शिवाजी महाराज के बारे में। तो चलिए देखते हैं शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी के बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो इसका आंसर हो जाता है कि शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। अब ये क्वेश्चन होता है कि इनके संरक्षक कौन थे। तो इनके संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो समर्थ गुरु और रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु थे, और स्पेशली ये रामदास से बहुत ही प्रभावित थे। और देख लेते हैं कि पूछता है क्वेश्चन कि इनके समय के संत कौन थे। तो इसमें है रामदास, संत तुकाराम, एकनाथ और वामन पंडित। इन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण में पहुंचाया। तो ये तो हो गया इनके बारे में। अब शिवाजी के बारे में देख लेते हैं कि शिवाजी की पत्नियां थीं, 3 थीं। कौन कौन थी वो भी देख लेते हैं। शाईबाई, सोयराबाई और पुतलीबाई। अब इनके जो राज्याभिषेक हुए उसके बारे में देख लेते हैं। इनका राज्याभिषेक जो है 1674 ईस्वी में हुआ था। एक क्वेश्चन बनता है कि कहाँ हुआ। तो रायगढ़ में हुआ था। और इनका राज्याभिषेक जो है वो 2 गुरुओं ने कराए थे, एक गंगा भट्ट और दूसरे थे निश्चलपुरी गोस्वामी। दोनों लोगों ने कराया था। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। पूछता है क्वेश्चन कि किसने कराया, कब हुआ और कहाँ हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब शिवाजी के अभियान के बारे में देख लेते हैं। हर एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं बार बार बता रही। तो शिवाजी के बारे में हम देख लेते हैं कि 1646 ईस्वी में इन्होंने तोरण का किला जीता, ठीक है। और 1647 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला जीता, और 1656 में रायगढ़ को राजधानी बनाया। ये क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने रायगढ़ को राजधानी कब बनाया। तो इसका आंसर हो जाता है 1656 ईस्वी में। 1659 ईस्वी में प्रतापगढ़ का किला जीता।
1664 में सूरत को घेरा और मुग़लों का माल ले लिया। और फिर 1670 में भी इन्होंने सूरत को घेरा और मुग़ल जो थे उनका माल ले लिया। तो कब कब? तो 1664 और 1670। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। 1665 में पुरंदर की संधि हुई जय सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच। उसमें क्या हुआ कि 35 में से 23 किले दिए जो छत्रपति शिवाजी थे। संभाजी जो इनके पुत्र थे छत्रपति शिवा के, उनको मुग़ल दरबार में 5000 का मनसब बनाया गया। जय सिंह ने क्या किया कि 35 में से 23 किले शिवाजी को दिए और संभाजी जो कि शिवाजी के पुत्र थे उनको मुग़ल दरबार में 5000 का मनसब बनाया। वो बीजापुर के खिलाफ सहयोग का वादा भी लिया। अब देखते हैं अगला पॉइंट। 1670 में सिंहगढ़ फिर से जीता और सूरत को लूटा। मैंने पहले ही बताया कि 2 बार इन्होंने लूटा। और 1674 में छत्रपति और हैदों की उपाधि धारण की। 1674 जब उनका राज्याभिषेक हुआ था उस समय इन्होंने छत्रपति और हैदों की उपाधि धारण की थी। तभी पूछता है क्वेश्चन, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक अष्टछाप का निर्माण किया था। अष्टछाप की जब बात कहे तब शिवाजी का नाम आता है और अष्टदिग्गज की जब बात होती है तो कृष्णदेवराय की बात आती है। तो इसको देख लेते हैं कि जो अष्टछाप था उसमें कौन कौन थे। जो पेशवा हैं, पेशवा किसको कहा जाता था? तो पीएम को, जो कि सबसे बड़ा पद था। और सर ए नौबत सेनापति को कहा जाता था। मुआदार अमात्य को कहा जाता था जो आय व्यय का लेखा रखता था। ये तो 3 हो गए। आगे देख लेते हैं। अब न्यायाधीश, चौथा न्यायाधीश था। फिर था सहर पंडित राव, यानी दान धार्मिक कार्य जो करता था उसको सहर बोला जाता था। दबीर किसको बोला जाता था? दबीर यानी सुमंत। दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है कि दबीर या सुमंत किसको कहा जाता है? तो विदेश मंत्री को कहा जाता। और वाकया नवीस तो इसका हो जाता है गुप्तचर विभाग को। शुरू नवीश तो ये पत्राचार को कहा जाता था। हम देख लेते हैं छत्रपति शिवाजी द्वारा लिए गए टैक्स यानी कर। तो सरदेशमुखी कर और चौथ कर, 2 तरह के उन्होंने टैक्स लिए। तो हम देखते हैं कि मराठा राज्य जो था वो 2 तरह का था, स्वराज क्षेत्र और मुल्क ए कदीम बोला जाता था। और मुल्क ए कदीम क्या था उसको हम देख लेते हैं कि मुल्क ए कदीम हमला करके अर्जित किया गया क्षेत्र, मतलब जहाँ जो मराठा हैं हमला करते थे और उसको अर्जित करते थे, ऐसे पे वे चौथ कर लगाते थे। उनसे कहा जाता था कि आक्रमण न करने के संदर्भ में, कि मतलब हम तुम पे आक्रमण नहीं करेंगे और तुम भी हम पे आक्रमण नहीं करना, और इसके बदले हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। मराठा ऐसा बोलते थे। और इसके तहत ये था कि उस राज्य की जो इनकम होगा, आय स्रोत होगा, उसका 1/4 भाग मराठा सरदार जो है वो कलेक्ट करेगा और छत्रपति को देगा। ये था चौथ कर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब दूसरा देख लेते हैं सरदेशमुखी कर। अब हमने बताया कि स्वराज क्षेत्र था, छत्रपति के कंट्रोल में होता था। जो स्वराज क्षेत्र था वो छत्रपति के कंट्रोल में होता था। मराठा देशमुख का चीफ होने के कारण यह देशमुख के आय का 10% टैक्स छत्रपति को जाता था। इसी को सरदेशमुखी कर बोला जाता था। तो ये रहा टैक्स। अब देखते हैं शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1680 ईस्वी में, और वो भी बीमारी से हुई थी। तो क्वेश्चन बनता है इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1680 ईस्वी में। फादर ऑफ इंडियन नेवी कहते हैं शिवाजी महाराज को, फादर ऑफ इंडियन नेवी बोलते हैं। और इनके समुद्र सेनापति कौन थे? तो ये दरिया सारंग। ये भी क्वेश्चन बनता है, तो हर एक पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी हुए उनके बेटे संभाजी महाराज। उनके 2 पुत्र थे, एक थे संभाजी महाराज और एक थे राजा राम। तो जो राजा राम थे उनकी मृत्यु हो जाती है
बीमारी से। तो इस तरह संभाजी उत्तराधिकारी बनते हैं। तो देख लेते हैं संभाजी महाराज के बारे में। तो संभाजी महाराज 1680 से 1689 ईस्वी में, मतलब 1680 से 1689 ईस्वी तक छत्रपति के पद पे रहे। और इनकी माता कौन थी? तो साईबाई, जो शिवाजी की पत्नी थी साईबाई, उन्हीं के ये पुत्र थे संभाजी। और इनके पिता थे शिवाजी महाराज। और इनके सलाहकार कौन थे? संभाजी के सलाहकार थे कवि कलश। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और नखशिख और बुधभूषण की रचना की थी इन्होंने। जो संभाजी जो थे उन्होंने नखशिख और बुधभूषण इसकी रचना की थी। कहा जाता है कि 13 वर्ष की आयु में इनको 13 भाषाओं का ज्ञान था। तो ये भी एक पॉइंट होता है। 1689 में औरंगज़ेब ने इनकी हत्या कर दी थी। अब ये भी है कि औरंगज़ेब ने इनकी हत्या क्यों कर दी थी। तो इसके क्रम में हम देखेंगे कि औरंगज़ेब का बेटा था अकबर सेकेंड। तो जब औरंगज़ेब जो है राजपूतों पे हमला कर रहा था, तो अकबर सेकेंड ने क्या किया कि औरंगज़ेब को समझाया कि मतलब ऐसा ना करो, ऐसा ठीक नहीं है। तो औरंगज़ेब तो कैसा था सबको पता है। तो उसने क्या किया कि उसको विद्रोह माना, मतलब अकबर सेकेंड के ऐसा करने को उसने विद्रोह समझा। तो उसने क्या किया, औरंगज़ेब ने अकबर सेकेंड को गिरफ्तार करने के लिए कहा। तो जब राजपूतों को पता चला तो राजपूत क्या कर रहे हैं कि अकबर सेकेंड को शरण दे रहे हैं। तो फिर क्या करता है औरंगज़ेब कि राजपूतों के यहाँ एक लेटर पहुँचाता है कि हमें तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, मतलब जो भी। तो ये क्या हुआ कि अब उनको ये लगा राजपूतों को कि ये दोनों बाप बेटे मिले हुए हैं, तो वहाँ से उसको भगा देते हैं। और इस तरह जब वो वहाँ से भागता है तो उसको एक आश्रय की ज़रूरत होती है, एक शरण की ज़रूरत होती है कि वो कहाँ रहेगा। इस तरह वो आता है तो मराठा साम्राज्य जो है, जो साहू जी थे, वो उनको शरण देते हैं अकबर सेकेंड को। तो इसी कारण से 1689 में औरंगज़ेब ने इसकी हत्या कर दी। 40 दिन तक बंद रखा था इसको कैद खाने में, संभाजी को। तो आगे देखते हैं। संभाजी के बेटे थे साहू जी, और संभाजी महाराज ने अष्टछाप को नष्ट कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि अष्टछाप को किसने नष्ट किया। तो शिवाजी के पुत्र थे, जो उनके उत्तराधिकारी थे संभाजी, उन्होंने अष्टछाप को नष्ट कर दिया। और साहू जी को उसने, संभाजी को तो हत्या कर दी औरंगज़ेब ने, और साहू जी को उसने कैद कर लिया। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि जब वो 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है, और जब अगला बादशाह बहादुर शाह बनता है, तो आप जब मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब बहादुर शाह सम्राट बनता है तो अच्छे संबंध बनाता है, क्योंकि वो बुजुर्ग भी रहता है। वो बहुत ज़्यादा उम्र का मतलब शासक था, इस वजह से वो ज़्यादा झगड़ा लड़ाई नहीं करना पसंद करता था। तो क्या करता है कि साहू जी को छोड़ देता है। तो अब हम देख लेते हैं कि अब तीसरा जो छत्रपति होगा वो राजा राम होगा, जो 1689 से लेके 1700 तक है। अब तक जो राजधानी है वो रायगढ़ हुआ करती थी। मतलब कि जब राजा राम छत्रपति बना तो इसकी राजधानी रायगढ़ थी, और इसने क्या कि राजधानी को सतारा पहुंचाया। तो इस क्रम में एक क्वेश्चन हो सकता है कि रायगढ़ से राजधानी सतारा किसने की। तो इसका आंसर हो जाता है राजा राम। और यही है जो मर जाता है, 2 साल तक शासन कर रहा है और ये फिर मर जा रहा है। और इसकी माता थी सोयराबाई और इसकी पत्नी थी ताराबाई। इसी क्रम में हम देखेंगे कि राजा राम का पुत्र होता है शिवाजी द्वितीय, फिर वो शासक बनता है। उसके क्रम में हम देखेंगे कि शिवाजी द्वितीय जो कि चौथा छत्रपति होता है, जो 1700 से 1707 ईस्वी तक शासन करता है। ये 4 वर्ष ये शासन नहीं करता है, ये 4 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। अब सोचो कि 4 वर्ष का बच्चा शासन कर रहा है। और इसके पिता थे राजा राम, जो ऊपर पढ़ा कि उन्हीं का पुत्र था। इनकी संरचिका इनकी माँ ताराबाई बनती हैं। और 1707 में मतलब जो मुग़ल साम्राज्य मराठा साम्राज्य है, उसका मराठा लीडर बनती हैं ताराबाई।
इस क्रम में हम देखेंगे कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य ताराबाई के हाथों में चला जाता है। तो यहीं से हम देखते हैं आगे कि यहीं से अब साहू आता है और फिर ताराबाई और साहू के बीच खेड़ा का युद्ध होता है, उसी को हम पढ़ेंगे। साहू प्लस ताराबाई दोनों के बीच खेड़ा का युद्ध हो रहा है 1707 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन बनता है खेड़ा का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ। तो खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में साहू और ताराबाई के बीच हो रहा है, जिसमें क्या होता है कि साहू विजयी हो जाता है और ताराबाई हार जाती हैं। तो अब समझिए कि अब यहाँ पे साहू जो है छत्रपति बनेगा। तब पांचवा छत्रपति कौन होगा, तो साहू होगा, जो 1707 से 1749 ईस्वी तक रहता है। 1707 से 49 तक रहता है। तो ये भी पूछता है कब से कब तक, तो इसे अब याद रखिएगा। अब देखेंगे कि मराठों का छत्रपति साहू बनता है इस तरह। अब जब साहू छत्रपति बन रहा है तो क्या कर रहा है उसको हम देख लेते हैं कि पेशवा के माध्यम से शासन चलाएगा, यानी कि पेशवाई शासन यहाँ से प्रारंभ होती है। अब देख लेते हैं कि पेशवाई शासक, इसमें क्या है कि मुख्य पेशवा होते हैं बालाजी विश्वनाथन। इनके बारे में देख लेते हैं कि 1713 से 1720 ईस्वी तक पेशवा बने रहते हैं। और जो साहू थे उन्होंने क्या किया कि इनको पहले तो सेना करते के पद पर नियुक्त किया, और जब खेड़ा का युद्ध हुआ था ताराबाई और साहू के बीच, तो उसमें साहू का इन्होंने साथ दिया ताराबाई के विरुद्ध। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया साहू ने। और चौथा काम क्या किया कि मराठा को ऑर्गेनाइज किया, जिस कारण से इसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। प्रथम तो शिवाजी हो गए और दूसरे संस्थापक बालाजी विश्वनाथन हो गए। तो आप सभी पॉइंट ध्यान में रखिएगा क्या है। और जो बालाजी विश्वनाथन हुआ उसने क्या किया कि पेशवा के जो पद है उसको वंशानुगत कर दिया। और हम देख लेते हैं, हमने पहले ही बताया था जब हम पिछले क्लासेस कर रहे थे कि मराठा शक्ति जो है, मराठा साम्राज्य इतने पावरफुल हैं कि वो मुग़ल सम्राट जो हैं उनको गद्दी पे बैठाने और उनको गद्दी से हटाने का भी काम करते हैं। तो वही हम पढ़ेंगे कि जो बालाजी विश्वनाथ है वो 1719 ईस्वी में सैयद बंधु से संधि करता है। 1719 में सैयद बंधु से संधि करता है। तो किसका नाम ले रहे हैं हम, बालाजी विश्वनाथन का। ये पहला पेशवा है। वो ये क्या कर रहा है कि सैयद बंधु से संधि कर रहा है जो मुग़ल कमांडर हैं। ठीक है, उस संधि में क्या हो रहा है कि फ़ारुख सियर को गद्दी से हटाने की बात हो रही है। अब आपको पता है कि फ़ारुख सियर जो है वो उसको एक मूर्ख बादशाह कहा जाता था उस समय। बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से फ़ारुख सियर को गद्दी से हटाया गया और रफ़ी उद्दरजात को गद्दी पे बैठाया गया। तो अब यहीं से पता चलता है कि कैसे ये मुग़ल को गद्दी पे बैठा रहे हैं और मुग़ल सम्राट को गद्दी पे बैठा रहे हैं और गद्दी से हटा रहे हैं। तो इसी जो संधि हुई थी इन दोनों के बीच, उसको रिसर्च टेम्पल जो है उसने मराठों का मैग्ना कार्टा कहा। इस संधि जो हुई थी, इसी संधि के लिए उन्होंने मराठों का मैग्ना कार्टा कहा इस संधि को। तो इसे अब ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अब दूसरा पेशवा बनता है बाजीराव फर्स्ट। ये 1720 से लेके 1740 ईस्वी तक। इसके बारे में कहा जाता है कि सैन्य क्षमता का विस्तार किया, यानी कि मिलिट्री कैपेसिटी को बढ़ाया था इसने। शिवाजी के बाद छापामार युद्ध यानी कि गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा जानकार था।
तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं कि इसने बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल को सैन्य सहायता की और मस्तानी नामक डांसर पाया। और 1728 ईस्वी में इसने बुंदेलखंड को जीत लिया। अब आगे देखते हैं, मुगल साम्राज्य को इसने खोखला वृक्ष कहा। 1737 ईस्वी में मुगल बादशाह मुहम्मद शाह पर आक्रमण किया। दिल्ली अभियान करता है 1737 ईस्वी में, और उस समय जो मुगल बादशाह होता है मुहम्मद शाह, उस पर आक्रमण करता है। पहला पेशवा जिसने मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जब बाजीराव फर्स्ट जो था उसने जब दिल्ली अभियान किया तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो इसका आंसर होता है मुहम्मद शाह। और कब किया? तो 1737 ईस्वी में। और ये भी क्वेश्चन है कि किस पेशवा ने मुगल साम्राज्य पर पहली बार आक्रमण किया था? तो इसका आंसर होता है बाजीराव फर्स्ट। और इसने मुगल साम्राज्य को खोखला वृक्ष कहा है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा, हाईलाइटेड पॉइंटेड है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, इस तरह से जब दिल्ली अभियान किया और मोहम्मद शाह रंगीला को पराजित किया, तो इस तरह से अटक से कृष्णा तक मराठा झंडे को फहराया इसने। अब होता है पालखेड़ा का युद्ध, इसे हम देख लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है कि पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो ये 1728 ईस्वी में हुआ। 28 फरवरी 1728 निजाम और पेशवा के बीच हो रहा है। ठीक है, निजाम की तरफ से आसफ जहाँ शाह फर्स्ट और पेशवा की तरफ से बाजीराव फर्स्ट हैं। इसमें इस युद्ध में जो पालखेड़ा का युद्ध हो रहा है 1728 ईस्वी में, इसमें जो निज़ाम है, जो आसफ जहाँ शाह फर्स्ट है, वो हार जाता है। और जब हारता है तो यहीं मुंशी शिवगांव की संधि होती है मार्च 1728 ईस्वी में। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनता है कि पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, और यह जो युद्ध है वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो मुंशी शिवगांव की संधि होती है मार्च 1728 ईस्वी में। अब हम देखेंगे अगले पेशवा बालाजी बाजीराव, जो 1740 से लेकर 1761 ईस्वी तक ये तीसरे पेशवा हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा बात को। और इनको हम बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि बालाजी नाना साहब के नाम से हम किसे जानते हैं, किस पेशवा को जानते हैं? तो बालाजी बाजीराव को। तो ये ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट ये भी है कि इन्हीं के समय, मतलब इन्हीं के कार्यकाल में साहू जी की मृत्यु हो रही है 1749। और राजा राम द्वितीय जो है वो नया छत्रपति बन रहा है। और जब ये छत्रपति बन रहा है तो मराठा की जो राजधानी है वो सतारा से अब पुणे ट्रांसफ़र हो रही है। पहले तो रायगढ़ थी, रायगढ़ से सतारा जो है वो राजा राम फर्स्ट, सिर्फ राजा राम कह सकते हैं, राजा राम ने इसको ट्रांसफ़र किया था। और अब जो राजा राम सेकेंड बन रहे हैं छत्रपति, तो ये क्या कर रहे हैं कि राजधानी को पुणे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब जब ये छत्रपति बनते हैं राजा राम सेकेंड, तो क्या होता है कि संगोला की संधि होती है 1750 में। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि संगोला की संधि कब होती है? तो इसका आंसर हो जाता है संगोला की संधि 1750 ईस्वी में होती है। किसके बीच होती है? एक भी, तो ये छत्रपति राजा राम सेकेंड और नाना साहब जो पेशवा हैं बालाजी बाजीराव। अब ये संधि जो होती है संगोला की, इसमें कहा जाता है कि जो छत्रपति के सारे अधिकार हैं अब पेशवा में निहित होंगे। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा कि संधि के अंतर्गत क्या कहा गया, क्या बातें थी। अब देखेंगे बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का तीसरा युद्ध हम देखेंगे जो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुई थी। इस डेट को आप ज़रूरी याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि ये युद्ध अफ़गानी शासक और मराठा साम्राज्य इन दोनों के बीच जो होता है, अफ़गानी शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा जो हैं उनमें सेनापति जो हैं विश्वास राव हैं, और वास्तविक सेना
सेनापति जो हैं सदाशिवराव भाऊ और तोपखाने का नेतृत्व जो है इब्राहिम गारदी कर रहे हैं। और इस युद्ध का परिणाम क्या होता है कि जो अहमद शाह अब्दाली होता है वो मराठों को हरा देता है और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। तो इस तरह हमने पिछले बताया कि जब अंग्रेज़ जो थे वो तब तक किसी राज्य पे आक्रमण नहीं करते थे जब तक वो शक्तिशाली है। हमने पिछली वीडियो में बताया कि जब अवध जो है, अवध को जब इलाहाबाद की संधि कर रहे हैं उसके साथ, तो क्या कर रहे हैं कि अवध को एक बफर स्टेट का दर्जा दे रहे हैं, उसके साथ सहायक संधि कर रहे हैं ताकि उनका मराठों से डायरेक्ट सामना न हो सके, मराठों से बचने के लिए, क्योंकि वो शक्तिशाली थे। अब देखेंगे कि ये पानीपत का तीसरा युद्ध हो रहा है, इसमें अहमद शाह अब्दाली आ रहा है और मराठों को डिफीट कर दे रहा है, हरा दे रहा है। तो इस तरह से मराठे कमज़ोर हो जाते हैं और उनके जो हैं कि मराठों का भारत के शासक नहीं हो सकते, इससे ये बात तय हो जाती है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ उसके साक्षी कौन रहे? तो इसका आंसर हो जाता है काशीराव पंडित। इसमें मेंशन नहीं है, इसे आप याद रखिए, काशीराव पंडित। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। और दूसरा एक क्वेश्चन है कि इस युद्ध के बाद जीवित रहें तो हैं महादजी सिंधिया। तो 2 पॉइंट है, इसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं। अब इस तरफ अगले पेशवा होते हैं माधव। और इस युद्ध में जो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, इसमें क्या होता है कि मराठे पराजित हो जा रहे हैं और नाना साहब जो हैं बालाजी बाजीराव, वो उनकी इसमें मृत्यु हो जा रही है 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में नाना साहब की मृत्यु हो जा रही है और 2 मोती विलीन हो जा रहे हैं, यानी कि सेनापति जो विश्वास राव हैं वो भी मर जा रहे हैं और वास्तविक सेनापति जो सदाशिवराव भाऊ हैं वो भी इसमें मर जा रहे हैं। इस तरह से युद्ध समाप्त होता है और इसी के साथ ये तय भी हो जाता है कि मराठे भारत के शासक नहीं हो सकते हैं। अब अगले पेशवा जो है माधवराव फर्स्ट, जो 1761 से लेकर 1772 ईस्वी तक रहे। इनके बारे में कुछ पॉइंट है जिन्हें आप बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा कि ये माधवराव जो फर्स्ट हैं ये योग्य पेशवा थे। मराठा शक्ति को इन्होंने पुनर्संगठित किया। 1771 में मुग़ल बादशाह शाह आलम को 1761 ईस्वी में मुग़ल बादशाह जो शाह आलम है उसको मराठा सरदार महादजी सिंधिया के सहयोग से दिल्ली के गद्दी पे बैठा रहे हैं। इस तरह से क्या हुआ कि जो मुग़ल बादशाह हैं वो अब मराठों का वेतन भोगी बन रहे हैं। अब देखेंगे कि 1771 का वो दौर आता है जब क्षय रोग से माधवराव फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है। और जो माधवराव फर्स्ट की मृत्यु होती है यह पानीपत के तीसरे युद्ध से भी ज़्यादा हानिकारक मानी जाती है, क्योंकि जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ तो जो मराठे हैं, जो मराठा शक्ति है वो अस्त व्यस्त हो गई है। तो उनको पुनर्संगठित करने का काम जो है माधवराव फर्स्ट कर रहे हैं। अब वही मर जाएंगे तो ये हानि तो मानी ही जाएगी। अब इसी क्रम में देखेंगे कि अगले पेशवा कौन होते हैं। तो माधवराव फर्स्ट जो है उनकी मृत्यु के बाद उनका छोटा भाई है नारायण राव। अब वो पेशवा बनता है 1772 से लेकर 1773 ईस्वी तक नारायण राव पेशवा रहा। अब इनके चाचा थी रघुनाथ राव जो 1773 ईस्वी में क्या कर रहे हैं कि नारायण राव की हत्या कर दे रहे हैं, वो भी पेशवा बनने के लालच में। तो अब अगला पेशवा कौन होगा उसको भी देख लेते हैं। तो माधवराव नारायण सेकेंड, ये कह सकते हैं माधवराव नारायण राव सेकेंड, जो 1774 से लेकर 1775 ईस्वी तक गद्दी पे रहा 1 साल के लिए। और यह नारायण राव का पुत्र था। इसी क्रम में हम देखेंगे कि जो नारायण राव सेकेंड यानी माधवराव सेकेंड जो है, जब ये गद्दी पे बैठ रहा है नारायण राव का बेटा, तो क्या हो रहा है कि ये अल्पवयस्क पुत्र है। अब ये पेशवा बन रहा है तो, और ये जो पेशवा बन रहा है ये नाना फडणवीस की मदद से बन रहा है। तो नाना फडणवीस लीडरशिप नेतृत्व में, नाना फडणवीस के नेतृत्व में। अब
एक क्वेश्चन होता है कि 12 भाई परिषद का गठन किसने किया। तो 12 भाई परिषद का गठन जो है नाना फडणवीस ने किया था। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब 12 भाई परिषद का गठन मराठा सरदार, क्योंकि मराठों का प्रशासन बेहतर रूप से चल सके। ये भी क्वेश्चन है कि मराठा जो 12 भाई परिषद है उसका गठन क्यों हुआ। तो मराठों का प्रशासन बेहतर रूप से चल सके, इसके लिए उन्होंने 12 भाई परिषद का गठन किया, नाना फडणवीस ने। अब देखेंगे कि क्या हो रहा है। रघुनाथ राव क्या कर रहा है कि नारायण राव की यहाँ हत्या कर रहा है, और इधर जो नाना फडणवीस हैं उनके नेतृत्व में मराठा परिषद बन रही है। तो क्या कर रहे हैं नाना फडणवीस, वो रघुनाथ राव को चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं। तो इसी क्रम में देखेंगे तो क्या करता है रघुनाथ राव, वो भागकर अब अंग्रेज़ों के पास जाएगा। और अंग्रेज़ जो हैं वो तो इसी आश में हैं, मतलब उनको तो एक मौका चाहिए और वो मौका उनको यहाँ मिल जा रहा है। अब रघुनाथ राव को जब वो नाना फडणवीस चैलेंज कर रहे हैं तो वो भाग के अंग्रेज़ों के पास जा रहा है। तो वहीं सूरत की संधि होती है रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1775 में। ये क्वेश्चन बनता है कि सूरत की संधि कब हुई। तो 1775 में, और किसके बीच हुई। तो रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो यहीं से क्या होगा कि अब क्या करेंगे अंग्रेज़, अब अंग्रेज़ों का मराठा साम्राज्य में मतलब आंतरिक हस्तक्षेप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया रघुनाथ राव को पेशवा बनाएगी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है इस संधि के तहत, कहती है कि अब रघुनाथ राव को पेशवा बनाएगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने लगेगी, मैंने अभी बताया ऊपर। अब यहाँ से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है जो 1775 से 1782 ईस्वी तक होगा। अब यहाँ से हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हम